आपको बता दें, देश भर में लोकसभा इलेक्शंस की तैयारियां चल रही हैं। उसी के चलते जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार पीएम मोदी कश्मीर जा रहे हैं और कश्मीर में 7 तारीख को जलसा करेंगे। और सुनने में यह भी आया कि अनंतनाग जाएंगे और अनंतनाग में लोगों से बातचीत करेंगे, कई स्कीमें जो है उनका लॉन्च करेंगे। SRO 43 के तहत जो है कई मुलाजिम हैं उनको ऑर्डर दे देंगे और लोकसभा इलेक्शंस को लेकर भी बातचीत होगी। और ये कहा जाता है कि पीएम मोदी का जो विजिट कश्मीर का है ये काफ़ी जो है गेम चेंजिंग विजिट है और हो सकता है भाजपा को इस विजिट से फ़ायदा भी हो जाए, क्योंकि जिस जगह का मोदी का फेस लगा है या जिस जगह पे मोदी का नाम इस्तेमाल किया गया, भाजपा वहाँ से हमेशा जीती हुई है। अब बात करते हैं इसी को लेके, हम सईद तजम्मुल मेरे साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी, बातचीत करेंगे क्या कुछ जानकारी है लोकसभा सीट्स को लेके और इंडिया अलायंस को लेके और पीएम मोदी के विजिट को लेके। देखिए, जम्मू कश्मीर में मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म का दौरा हमेशा इंतहाई अहम होता है, चाहे वो माजी की सरकारों का हो या मौजूदा वक्त में हो। जब भी साहिब इक़्तिदार या मुल्क की सबसे बड़ी सियासी शख्सियत वारिद कश्मीर होती है, तो अमूमन जम्मू कश्मीर की जो सरकारें होती हैं, चाहे उस वक्त के वज़ीर आला हों या डिप्टी चीफ मिनिस्टर हों, उनका इस्तकबाल वालहाना तौर पर किया जाता है। एक जमहूरी तर्ज अमल की खूबसूरती है कि जब एक मुल्क का वज़ीर आज़म किसी राज्य में या ज़ेर इंतज़ाम इलाके में वहां पर तशरीफ लाते हैं तो बहुत ज्यादा जोश व खरोश होता है। और ये माहौल जो है हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है जम्मू का मुकम्मल दौरा करने के बाद, अवामी इज्तिमा से खिताब के बाद कश्मीर आ रहे हैं, जो कि 7 मार्च को शेड्यूल के मुताबिक श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में तय है, जहां करीबन 2 लाख के करीब भारतीय जनता पार्टी जो है, प्रेसिडेंट रविंद्र रैना आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा कर रहे हैं कि लोग बड़ी तादाद में बड़े मुश्ताक हैं, बड़े शौकीन हैं कि कब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कश्मीर की सरजमीन पर कदम रखें। लेकिन टाइमिंग और जम्मू कश्मीर में चूंकि जो मौजूदा वक्त में अवामी हुकूमत नहीं है, तो गालिबन इसके मजे थोड़े से और ज्यादा होते। यानी जब जमहूरी तर्जमल में जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म चुन के आ जाते हैं और किसी राज्य में, स्टेट में जाते हैं, तो वहां की चुनिंदा सरकार, अवामी सरकार के नुमाइंदे उनका इस्तकबाल एयरपोर्ट या उसके बाद स्टेडियम में लोगों को ला कर बड़े इस्तकबाल के लिए तैयार होते हैं। लेकिन चूंकि अब जो मामला हैं वो चल रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की टीम ग्राउंड पे मौजूद है और उनकी तैयारियां चल रही है कि वज़ीर-ए-आज़म जो है सुबह 10 बजे तकरीबन बख्शी स्टेडियम श्रीनगर पहुंचेंगे, जहां शेड्यूल के मुताबिक वो जम्मू कश्मीर में बेनिफिशरी से बातचीत करेंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर में पंचायती राज में जिन पंचों, सरपंचों, BDC, DDCs ने बेहतर काम किया, उन्हें हौसला अफजाई की जाएगी। इसके अलावा SRO 43 के तहत कई मखसूस ऑर्डर्स जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जब आपको याद होगा कि 2014 के तबाहकुन सैलाब हुआ करते थे, तो उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर मोदी आए थे और 80,000 करोड़ रुपया का पैकेज का ऐलान किया था। उसके बाद तकरीबन अब 9 साल मुकम्मल हुए और 9 साल के मुकम्मल होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म दोबारा तशरीफ ला रहे हैं। हालांकि उनके दौरे जो थे, दिवाली हो, होली हो या कश्मीर के मुख्तलिफ मामलात हो, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स के साथ भी वक्त गुजारा, सरहदों का भी दौरा किया। लेकिन आज के दौरे से जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरान क्या कुछ हासिल करना चाहते हैं? क्या सैयद अल्ताफ बुखारी साहब की अपनी पार्टी के सरप्रस्त को इस मुबारक मौके पे मौजूद होना चाहिए? क्या सजाद गनी लोन को भी मौजूद होना चाहिए? क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मेंबर पार्लियामेंट चूंकि वो हैं, क्या उन्हें मौजूद होना चाहिए? क्या बाकी लीडर मौजूद रहेंगे या नहीं? ये एक सवाल है। दूसरा सवाल कि जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये दौरा कश्मीर में हो रहा है, तो आने वाले वक्तों में अब की बात बड़ी जोर है, क्योंकि पहले ही जो असेंबली सीटें हैं वो जम्मू में तकरीबन 14 में स्वीप की थी भाजपा ने, और अब 23 के आते आते अगर चुनाव लोकसभा के ही शेड्यूल के मुताबिक होते हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म की पहली पसंद ये होगी कि अनंतनाग लोकसभा सीट, जो कि राजौरी के कई इलाकों के साथ जम हुई हदबंदी के बाद, डिलिमिटेशन के बाद या परिसीमन के बाद, इसके बाद ये पसंद होगी कि उन्हें किसी भी तरह से साउथ कश्मीर की सीट जो है उसके लिए चुनावी कैंपेन का आगाज होगा। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में दफा 370 35 के मुकम्मल मनसूखी के बाद, ट्रेजरी बेंच के पास होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आर्डरनामे के बाद, अब जम्मू कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म का यह दौरा विकास की रफ्तार के साथ शुरू होगा और विकास की। लेकिन एक सवाल ये एक और है कि जो मोदी का दौरा कश्मीर का है, ये बता रहे हैं कि जो विजिट होगा ये गेम चैलेंजिंग विजिट होगा। इसमें जो है कि
इलेक्शंस भी आने वाले हैं, लोकसभा इलेक्शंस भी, तो हो सकता है ये जो इनका विजिट है उससे ये चाहते हैं कि कश्मीरी लोग जो है सारे भाजपा को वोट दें और नॉर्थ कश्मीर की सीट की बात की जाए, साउथ कश्मीर की सीट की बात की जाए। देखिए, जिस वक्त वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर की सरजमीन यानी कश्मीर की सरजमीन पर पहुंचेंगे, तो चूंकि मोदी सियासी शख्सियत है और वो सियासत ही करेंगे, और सियासी मामलात में जब आप आने वाले वक्तों में इत्तेफाक से देखें कि लोकसभा के चुनाव भी आइंदा 45-40 दिनों के अंदर होने हैं, और जिसका गालिबन ये मतलब है कि जम्मू कश्मीर में जो एसटी बिरादरी है, जिनका ताल्लुक गुरेज से है, करना से है, कंडी से है, कुपवाड़ा से, हम कश्मीर प्रोविंस की बात करते हैं, यहाँ तक कि राजपुरा के ऊपरी इलाके में भी पहाड़ी, गुजर और बाकी कबीलों से ताल्लुक रखने वाले भाई और बहनों से वो मुखातिब हो जाएंगे। और जो पहाड़ी दर्जा गुजरों के बराबर में लाया गया स्पेशल ट्राइब के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, उसमें इनको याद दिलाने की जरूरत है शायद कि गालिबन के जो बिलें काफी टाइम पहले से जम्मू कश्मीर के उस वक्त की विधानसभा में लाई गई लेकिन शायद नहीं पास हो पाई, और बड़ी कोशिशें की गई गवर्नर शासन में भी वजीर आला के रहते। नंबर 1। नंबर 2, जम्मू कश्मीर में जो मामला इस वक्त चल रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर की सियासत है, और इसमें मुफ्ती खानदान और शेख खानदान का भी वजीर आज़म जो है हवाला दे सकते हैं, और कई एक मामला पर होगी कि 70 सालों में विकास की रफ्तार जो है वो आसमान को छूती नजर आनी चाहिए थी, ऐसा क्यों नहीं हो पाया, यानी यहाँ की रीजनल पार्टीज पर भी पलटवार किया जा सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में चूंकि जब वजीर आज़म का ये दौरा लोकसभा के साथ बिल्कुल आमने सामने है, तो मुझे लगता है कि लोगों से वोट भी मांगेंगे, लोगों को आने वाले वक्तों में जो है जरूरत के मुताबिक तामीर और तरक्की के जो प्रोग्राम है उन पर भी रोशनी डालेंगे, और सबसे बड़ी बात जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की पॉलिसी पर भी बातचीत करेंगे, तामीर और तरक्की पर बातचीत करेंगे, और कश्मीर की सरजमीन से साल 2019 से लेकर 2023 तक जब मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन चले, जो सूरत हाल चली, उस पर भी बातचीत करेंगे। और इसके अलावा जो वज़ीर आज़म कहते हैं, 12 लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कहते हैं कि आज लाल चौक में 11 बजे के बाद आप चाय की चुस्की ले सकते हैं, बुलेवार्ड, डल लेक के आसपास में सयाहों की बड़ी तादाद, पर्यटक की बड़ी तादाद जो है वो वारिद कश्मीर पुरअमन फजा की गूंज के साथ वक्त बिताते हैं। गालिबन ये याद दिलाने की कोशिश की जाती है कि मरकज में जब कांग्रेस हुकूमत हुआ करती थी, उनके दौर इक़्तिदार में जो कुछ किया जा सकता था वो नहीं हो सका, और जम्मू कश्मीर की आवाम को इस जलसे में, इस बड़े इज्तिमा में आने पर मुबारकबादी भी देंगे और कुछ सौगात का भी ऐलान किया जाएगा। जैसे मैंने पहले ही सवाल पूछा कि साउथ कश्मीर की जो सीट है, भाजपा ने जो है कैंडिडेट अनाउंस तो किए पहली शिफ्ट में, लेकिन ये है कि जो साउथ कश्मीर की बात की जाए, नॉर्थ कश्मीर की बात की जाए, अभी तक भाजपा ने वहाँ से अनाउंस नहीं किया कौन से उनके होंगे वहाँ से कैंडिडेट्स। वैसे PAGD की बात की जाए, इंडिया अलायंस की बात की जाए, उन लोगों ने भी अभी तक जो है लिस्ट जो है अभी तक सामने नहीं लाई। क्या आपको लगता है क्या हो रहा है इसमें आज इन इलेक्शंस में, क्यों ये लोग जो कैंडिडेट हैं वो नहीं सामने ला पा रहे हैं? देखिए, सियासी तज्ज़िया निगार, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स की जब देखें तो जो हमारी नजर है, चूंकि हम ग्राउंड पे मौजूद हैं, जम्मू में प्राइम मिनिस्टर को सामने देखा, उनकी तकरीरों को देखा, उसके बाद उसके रद्दमल में हिज़्ब इख्तिलाफ या रीजनल पार्टीज का भी मौक़िफ़ देखा, और उनका जो नस्बुल ऐन है जम्मू कश्मीर के अवाम की खिदमत 3 खित्तों में करने का जो एक तजुर्बा उनके पास है, उसको भी सुना। लेकिन कैंडिडेट्स का ऐलान क्यों नहीं होता है? क्योंकि जगल किशोर जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का पहले ऐलान किया गया, और उसके मध्य मुकाबले में उन 2 सीटों पर अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस पार्टी और दूसरी लाइक माइंडेड पार्टीज जो है वो अभी आखिरी पड़ाव में मीटिंग का सिलसिला है। और गालिबन आज PDP सदर और जम्मू कश्मीर की पहली खातून वजीर आला महबूबा मुफ्ती नई दिल्ली रवाना हो चुकी है, जहां पर बैक टू बैक मीटिंगों का सिलसिला जारी है, और मीटिंगों में ये लाहेअमल तरतीब दिया जाएगा कि इंडिया अलायंस का मतलब क्या, आप बेंगलुरु, क्या आप बिहार में जाकर राजनीति करेंगे, क्या आप वहां जाकर एक मंच पर बैठकर हाथ हिला हिला कर लोगों को कहेंगे कि नीतीश कुमार के बाद राष्ट्रीय जनता दल, उसके बाद समाजवादी पार्टी, उसके बाद PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, CPIM, क्या ये साथ साथ हैं, सिर्फ स्टेज पे साथ हैं? आपकी सीटों का बंटवारा जब होता है तो आप तो ऐसे बयान जारी करते हैं जैसे आपका मेंबर पार्लियामेंट कोई बहुत बड़ा व्हाइट हाउस में या वाशिंगटन में कोई बड़ी कुर्सी पकड़ने जा रहा है, या ऐसा लग रहा है जैसे कोई अमेरिका साबिक सदर के लिए कोई एडवाइजर का नाम तश्कील देना हो, जैसे व्हाइट हाउस में आपने किसी को भेजना हो। अरे भाई, ये जो मैराथन चल रहा है इस वक्त कांग्रेस, PDP, NC का लीडरान को, निचले दर्जे के लीडरों को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि हमने किसी व्हाइट हाउस में नुमाइंदा नहीं भेजना,
ये नुमाइंदा हमने अक्सरियत की राय को अवाम तक वोट हासिल करने के बाद पार्लियामेंट तक पहुंचाना है और यह कहना है कि आपका जो फैसला था 5 अगस्त 2019 का जो इज्तिमाई फैसला ट्रेजरी बेंच से पार्लियामेंट से पास किया गया उसके रद्दमल में ये रिएक्शन है। जीतेगा कौन, हारेगा कौन। और ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस से कबल वक्त कह दी कि हमारे 3 पार्लियामेंट हैं और उसके बाद हम और 3 जो है उस पर बातचीत कर सकते हैं, यानी पार्टी फर्स्ट जम्मू कश्मीर सेकंड। इस एजेंडे को डिस्कस किया जाएगा। ये वक्त पार्लियामेंट सीटें गिनने का नहीं है, ये वक्त नॉर्थ साउथ और सेंटर का नहीं है और ये मैराथन आज चलेगा गालिबन। अब मैं आपको बता दूं कि कौन मुमकिन उम्मीदवारों पे नजर है। जब आप साउथ कश्मीर की बात करते हैं तो अभी जो मुझे जरा बता रहे उसमें इत्तेफाक हुआ चाहता है कि पीडीपी सदर, पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती का नाम जो है इत्तेफाक राय जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पीडीपी जो है उनकी जो है वो उम्मीदवार होगी, मुश्तरका उम्मीदवार होगी। इसका इंडिया अलायंस नाम दीजिएगा या पीएजीडी नाम दीजिएगा। सेंट्रल कश्मीर में उमर अब्दुल्ला को समर्थन करेंगे पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो है ही कांग्रेस पार्टी और दूसरी लाइक माइंडेड पार्टियां। इसी तरह से नॉर्थ कश्मीर में जो भी उम्मीदवार होगा वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा, यानी 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाएंगी। सेंट्रल कश्मीर के यानी श्रीनगर और बाकी इलाके जो उसके साथ जम हुए, पुलवामा है, शोपियान है, जिसका बेशतर हिस्सा जो है पीडीपी के पास अभी भी सेव है, वो सेंट्रल कश्मीर को दिया जाएगा। नॉर्थ कश्मीर में भी यहाँ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार है उससे पीडीपी और कांग्रेस सपोर्ट करेगी। लेकिन लेह लद्दाख की जो ऊंची पहाड़ियां हैं, जो जेर इंतजाम इलाका अलग है, वहां कांग्रेस उम्मीदवार हो सकता है जिसको समर्थन पीडीपी करेगा, जिसको समर्थन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगा। और तीसरी अहम बात, जब आप जम्मू के उस तरफ जाएंगे जो 2 सीटें होंगी उस पर भी कांग्रेस पार्टी को भरपूर सपोर्ट मिलेगा। पीडीपी का जो बैलेट है, जो राजौरी, पुंछ और बाकी इलाके जो साउथ कश्मीर के साथ नहीं है, जो ऊपरी इलाके हैं, वो वहां पे उस उम्मीदवार को सपोर्ट किया जाएगा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन के साथ। इस सपोर्ट के बाद आने वाले वक्तों में उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और उसके बाद तीसरा और अहम नाम जो कि जनूबी कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के बाद शुमाली कश्मीर में आगे आ सकता है, उसमें चौधरी रमजान साहब, मीर सैफुल्लाह साहब या कैसर जमशीद लोन साहब में से एक होगा। हालांकि साबिक आईपीएस अफसर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं शफकत वटाली साहब, उनका नाम भी जेर गौर किया जा रहा है कि शायद वो मुश्तरका उम्मीदवार या नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे। अब चूंकि उम्मीदवारों का ऐलान क्यों नहीं हो रहा है, उसमें कांग्रेस पार्टी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी अहम बैठक कल मुकम्मल होगी, आखिरी दौर होगा मीटिंग का। उसके बाद पीडीपी के वापसी के बाद बैकडोर चैनल्स के साथ मीटिंगें होंगी। ये कोई पीएचडी की तरह मीटिंग का सिलसिला नहीं होगा और ये मीटिंगें जो है आइंदा कुछ दिनों में जब 10 जनपद से या राहुल गांधी या श्रीमती सोनिया गांधी जी और बाकी लीडरान के साथ ये विश्वास दिलाने की कोशिश किया जाए कि इंडिया अलायंस जो है वो इंडिया में है और ये कोई कश्मीर में, साउथ कश्मीर में नहीं है। और यहां से जम्मू कश्मीर से बाकी जेर इंतजाम इलाकों से आपको मुश्तरका वो उम्मीदवार भेजते हैं जो पार्लियामेंट में किसानों की, दलितों की, बाकी नॉर्थ ईस्ट में लोगों की, हिमाचल प्रदेश के लोगों की, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात कर सके, जिसका अबूर और जिसकी नजरें जो मुकम्मल तौर पर सियासत पर बालिग नजरी के साथ हूं। एक लाएमल ये तरतीब दिया जाता है। दूसरा तरीका यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो ये जो 3 सीटों की जिद लगा रहा है कि 3 सीटें हमारे पास है, 3 सीटें उनके पास है। अरे भाई, जब आप कल को फिर अलायंस करेंगे अपने आने वाले असेंबली चुनाव में, पीटीपी ने तो स्वीप किया है कश्मीर, फिर आपके पास क्या बचेगा? आप 28 सीटों के मुकाबले में किन किन सीटों को ले? पीटीपी ने आखिरी असेंबली इलेक्शन में श्रीनगर से टॉप किया, 4 सीटें हासिल की। इसी तरह से बाकी सीटों का मुझे लगता है आज का फार्मूला नेशनल कॉन्फ्रेंस को कल को शायद नुकसान कर सकता है। लेकिन यह है कि हमने ये भी सुना कि जराइयों से पिछले दिन भी मीटिंग हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये इंडिया अलायंस के जितने पार्टनर्स हैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, वहाँ पे ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस दावे कर रहा था कि वो साउथ कश्मीर सीट भी नहीं देंगे पीडीपी को। ये खबरें किस हद तक सही है? देखिए, एक राय है, एक हम आहंगी बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस वक्त पीसी अलग हुआ था पीएचडी से, उन्होंने पहला इशारा जो किया था कि किसी डीडीसी मेंबर के चुनावी टिकट को लेकर शायद इत्तेफाक नहीं हो पाया और अलग हो गए। खैर, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इस वक्त मौक़िफ़ है कि हमारे पास 3 सीटें हैं, उसके बाद 3 सीटों पर उस पर चर्चा चल रही है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, सागर साहब, रातर साहब, उडी साहब और बाकी सीनियर कायदीन जो है या पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के जो रहनुमा है, उन पे साउथ कश्मीर के चुनिंदा जो अवामी चुनिंदा मुख्तलिफ वेव में, जब पीडीपी का वेव चला था उसमें जीत के आए थे,
लारमी साहब हैं, उसके अलावा कलू साहब हैं, उसके अलावा बाकी लीडरान है, वो ये बता रहे हैं कि सकीना इतू साहिबा, शमीम फिरदौस साहिबा, वो कहती हैं कि उनके पास फिर आने वाले वक्तों में मुश्किलात और होंगे असेंबली चुनावों के लिए। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बहुत मुख्तसर सोच के साथ आगे बढ़ रही है कि आने वाले वक्तों में असेंबली नहीं होगी। अरे भाई, जब जम्मू कश्मीर होगा तब असेंबली भी होगी, जब जम्मू कश्मीर होगा तब पार्लियामेंट भी होगी। जो आपने दावा किया जेलों से, डिटेंशन सेंटर से बाहर निकलकर हम एक हैं, तो मैंडेट के वक्त आप फिर वही भूल जाते हैं, आप मैंडेट पॉलिटिक्स करते हैं। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए यह समझाना अबस नहीं होगा, झूठ नहीं होगा कि यह सियासी कश्मकश जो उन्होंने खुद को इस तहरीक के साथ जोड़ा कि हमने जी बड़े बड़े बयान देने थे, हमें बंद किया गया, हमने जी एहतजाज करना था, नहीं करने दिया, हमें जी डिटेंशन सेंटर्स में रखा गया, घरों को जी सेंट्रल जेल का। अब मुझे बताइए, कल को तो ये भी हो सकता है फिर कि अगर ये सीट शेयरिंग फॉर्मूला पे नहीं बनी कल को, फिर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपने अलग अलग कैंडिडेट्स को उतारेंगे। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। बिल्कुल है, 99% भी पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर अलग अलग उठे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर को भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर तक लाने के लिए जो जिम्मेदारी या जिस इल्जाम लगाए जाते हैं वो बातें सामने आएंगी। 87 के इंतखाबात को किस तरह से रिग किया गया, ये बातें सामने आ जाएंगी। जम्मू कश्मीर में किस वक्त में वजीर ममलिकत का दर्जा किस लीडर को मिला, वो बातें भी सामने। एक मिनट, एक सवाल मुझे अहम याद आया इस टाइम, जो 87 की बात आपने की, कि इससे पहले जब पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए थे उसके बाद जो ट्विटर पर जंग छिड़ी थी एनसी और पीडीपी की 87 को लेके, और उनने कहा कि 87 को इलेक्शन को रिग किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, और पीडीपी ने कहा कि फिर हमें भी पता है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने किस तरह जगमोहन गवर्नर लाया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन के आसपास ये लोग सारे लोग जो है खीमा अलग अलग हो जाए? देखिए, पॉसिबिलिटी ये भी है, लेकिन उसमें अगर आप इन बयानात को देखेंगे, इन बयानात को फिलहाल विश्राम दिया गया, ये आराम, लेकिन ये तहरीक और तारीख का हिस्सा बन चुके हैं कि 87 में किस तारीख कोई नहीं खत्म कर सकता, किस अंदाजे तक पहुंचाया। पीटीआई के उस इंतखाबी मंशूर के बाद जो हमसाय मुल्क में जो नतीजे आए, उसके बाद जो ट्विटर पे जंग छिड़ी, यकीनन, हालांकि जंग जो है अभी निचली सतह पे है, अवामी नुमाइंदों की तरफ से, स्पोक्स पर्सन की तरफ से, तर्जमानों की तरफ से, लेकिन जब जनसभाएं होंगी कल रजौरी पुंछ में, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी बात करेगा, पीडीपी अपनी बात करेगा, और उसमें इस कश्मकश में जो है, जो उन्होंने दावे किए वो उनकी नफी हो जाएगी, वो मुकम्मल तौर पर झूठ का पलंदा दिखेगा, और इसका फायदा जो है वो नई रीजनल पार्टीज को होगा जो नई लॉन्च हुई, और इसका फायदा जो है बीजेपी को हो सकता है कि शायद लोग समझ आए कि जनाब कल तक वो थे, आज तक ये हैं। लेकिन मसूद साहब, दिक्कत ये है कि कुछ छोटी पार्टियां बड़े दावे करती है कि हमने जी बीजेपी के साथ नहीं गए थे। भाई, आपके पास एक सीट है या दो है, किसी इलाके में एक थी, आपको कौन सी बड़ी पार्टी अपने साथ ले जाती? आप पहले 20 सीटें हासिल कीजिए, उसके बाद आप उन 28 सीटों के मैंडेट पे बात कीजिएगा। यानी इल्जाम आपस में बहुत ज्यादा लगेंगे, बड़ा दिलचस्प माहौल होगा। ये सही बात है, लेकिन यह है कि उसके बीच में खबर आ रही है इस तरह की भी कि साउथ कश्मीर से हो सकता है कि एक जो है कदावर सियासतदान जो है वो वहाँ से लोकसभा की सीट से कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। डीपीएपी के चेयरमैन और डीपीएपी के चेयरमैन जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब, ये बताया जाता है कि हो सकता है अनंतनाग जो अनंतनाग पुंछ की सीट है वहाँ से भी कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। किस हद तक ये अफवाहें सही हैं? देखिए, आज़ाद साहब, ये हमारे पास दो अजीम सियासी रहनुमा इस वक्त मौजूद हैं। आज़ाद साहब है, उसके बाद मुजफ्फर बेग साहब है, और दोनों का सियासत से, लोकसभा के इंतखाबात से दूर रहना बहुत खतरनाक अमल है। इन दो लीडरों ने जम्मू कश्मीर को देखा है, जम्मू कश्मीर की सियासत को परखा है। भले ही आज के नए नौजवान सियासतदान इल्जाम लगाए, कई बार हकीकत पर मबनी होते हैं, कई बार झूठ का पलंदा होता है, लेकिन इन सियासी रहनुमाओं को लोकसभा से अगर आप अलग करते हैं तो इनकी क्रेडिबिलिटी, इनकी साख, इनका सियासी जो कद है वो मुतासिर हो जाएगा। और अगर गुलाम नबी आजाद साहब अपनी तरफ से जीएम सरूरी साहब को मैदान में लाते हैं या किसी और को, उनकी मर्जी है, लेकिन हमें यह कहने में कोई कबात नहीं है कि शायद आजाद साहब को अपनी जीत का यकीन नहीं था। अगर मुजफ्फर हुसैन बेग साहब जिस अंदाज से वो गुजर पहाड़ियों की बात की, उन्होंने जिस अंदाज से वज़ीर-ए-आज़म के जलसे में मौजूद रहे, जिस अंदाज से लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गए, मनोज सिन्हा साहब के पास, उसे लग रहा है कि उनका सियासत जो है वो नजदीक आने लगी है, जो एक्टिव पॉलिटिक्स उनकी अभी कुछ वक्त से नहीं थी। लेकिन अगर वो भी मैदान में नहीं थे तो गालिबन इशारा साफ है
कि जनाब हम तो असेंबली के लिए हैं, हम तो पार्लियामेंट के लिए आए नहीं। मुझे लगता है कि आजाद साहब का, जो कि जतिंदर सिंह का नाम अनाउंस हुआ, जुगल किशोर शर्मा साहब का नाम अनाउंस हुआ, उसके बाद आजाद साहब के चुनावी दंगल में आने के जो आसार हैं वो बिल्कुल खत्म हो गए, वो कहीं पर भी नजर नहीं आते हैं। लेकिन अगर वो उठते भी हैं तो उसका न्यूमेरिकल, उसका मैथमेटिकल स्टेटस क्या होगा, वो बड़ा खतरनाक होगा कि आजाद साहब अगर एक माइनॉरिटी का मेजॉरिटी पॉपुलेशन का वोट लेते हैं तो इसका फायदा नुकसान किसको होगा। लेकिन आजाद साहब चूंकि उन्होंने लोकसभा में गालिबन राज्यसभा में, लोकसभा में राज्यसभा में 370-35 के खात्मे पर जिस बेबाक अंदाजे से अपनी बातचीत की, तकरीरें की, प्रैक्टिकल, अब लोकसभा में अगर आजाद साहब कॉन्स्टिट्यूएंसी लेते हैं, जीतते हैं, तो शायद वो अधूरा सफर जो उनका था, जो पूरा नहीं हो सका, जो ख्वाब अधूरा रहा, उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। इसी तरह से मुजफ्फर बेग साहब के बारे में भी कहा जाता है वो बात करना चाहते हैं, क्योंकि आर्टिकल टूट गया। जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी पहली हुई, आप भी मौजूद थे, उन्हें कहा नॉर्थ ईस्ट के तर्ज पर 371 लीजिए, अगर 370 आपने वापस ले लिया। मुझे लगता है इन दो सियासी लीडरान का इंतजार बेबाकी से है कि वो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से और कब से अपना लोकसभा का जो चुनावी कैंपेन है शुरू करेंगे। अब मुझे बताइए कि साउथ कश्मीर सीट को लेकर बात करेंगे, क्योंकि भाजपा ने जिस तरह से लिस्ट जारी की सभी सीटों के लिए, लेकिन साउथ कश्मीर के लिए अभी नहीं किया, नॉर्थ कश्मीर नहीं किया। ये भी खबरें आ रही है कि नई दिल्ली में बहुत खतरनाक तरीके से बातचीत चल रही है कि साउथ कश्मीर में कौन सा हमारा ऐसा मोहरा हो सकता है जो वहाँ से जीत हासिल कर सकता है, उसके लिए वो बातचीत कर रहे हैं। क्या ऐसी खबरें आपको मिली? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो मैराथन है वो बड़ा जबरदस्त तरीके से चल रहा है। एक सर्विंग आईएएस ऑफिसर के बारे में जो इस वक्त सेक्रेटरी ओहदे पर है, उनके बारे में कहा जाता है कि शायद वो सबकदोशी लेंगे। उसके बाद ये जो रजौरी का इलाका जो जम हुआ अनंतनाग लोकसभा सीट से, वहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। कहते हैं कि उनके रिश्ते जो कबायली इलाकों में है, इंफरादी इज्तिमाई तौर पर बहुत अच्छे हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है अच्छी खासी है। लिहाजा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को खैराबाद कहकर वो सियासी माहौल में नजर आएंगे। दूसरी तरफ डॉक्टर शहनाज गनाई साहिबा, जो कि मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल रह चुके हैं पुंछ हवेली से, और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस से लाताल्लुकी का इजहार करके उन्होंने बीजेपी को दिल्ली में ज्वाइन किया था, उनके बारे में नाम जाहिर किया जाता है शायद वो आ जाएंगे। लेकिन इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट है यूटी के, रविंदर रैना के बारे में कहा जाता है कि वो कश्मीर खुसूसन अनंतनाग लोकसभा सीट के लिए लगातार आते रहे, नौजवानों के साथ बातचीत की, एक माहौल तैयार किया गया, और गालिबन इसका मतलब यह कि वो भी इस मैंडेट रेस में अभी है। जो अगली फहरिस्त जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की जाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी के मुमकिनात है। लेकिन वापस आते जब रीजनल पार्टीज की, तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से अभी तक जो है महबूबा मुफ्ती का नाम लिया जाता है कि वो चुनावी दंगल में नजर आएंगी साउथ कश्मीर से, जहां से वो 12 जीतती रही, और उनका ये पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है साउथ कश्मीर का बड़ा सेफ होना उनकी पार्टी के लिए बड़ा जरूरी है। नहीं, सवाल मेरा ये है कि अगर भाजपा रविंदर रैना के अलावा किसी भी मोहरे को उतारती है मैदान में, क्या आपको लगता है भाजपा को सीट हासिल करना मुश्किल है या आसान है? देखिए, मुश्किल भी नहीं है, आसान भी नहीं है। देखिए, अगर तालिब चंद चौधरी की बात करें, अगर हम आईएएस ऑफिसर की बात करें, अगर हम शहनाज गनाई साहिबा की बात करें, रैना साहब की बात करें, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद जो है 70% वोट जो इस इलाके में है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी का है, और माइनॉरिटी कम्युनिटी जो इस 30% वोट परसेंटेज पे है, इस पे इत्तेफाक आखिरी लम्हात में जो है मुस्लिम कैंडिडेट से। लेकिन बोला ये जाता है कि साउथ कश्मीर में जो रविंदर रैना अपने जलसे कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और जिस तरह से उनकी वीडियोस वायरल होती हैं कि वो कश्मीरियों से मिलते हैं, तो ये भी बताया जा रहा है कि कश्मीरी शायद इस बार इनको वोट करें, इनके इत्तेफाक से। जिस तरह बातचीत करते हैं, कामकाज उनके करते हैं कश्मीरियों के, हमेशा कश्मीर में दिखते हैं, साउथ कश्मीर में, अपने पुंछ रजौरी में, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? देखिए, एक आजमाइश है रविंदर रैना के लिए, जो वो अपने वो बेबाक अंदाजे से जाने जाते हैं, लोगों से उठते बैठते हैं, बड़े मिलनसार हैं, लो प्रोफाइल पॉलिटिशियन है। लेकिन क्या 370-35 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज अपना वो पैगाम, अपना वो जो लाहेअमल उनका प्रोग्राम दिया गया तो वो आवाम तक पहुंचाने में कामयाब हुई या नहीं? क्या जम्मू कश्मीर में विकास का मॉडल, प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो नारा है, उसको वोट मिलेगा? ये रविंदर रैना की या इंडिविजुअलिटी की कोई बात नहीं है। पहले आपको मेजॉरिटी कम्युनिटी से ही वोट ज्यादा हासिल करना है, नंबर 1 चैलेंज है। दूसरा यह है कि आप आहिस्ता आहिस्ता जो है, चूंकि आप वक्फ बोर्ड के मेंबर भी रफीक साहब बने हैं, जिनका ताल्लुक साउथ कश्मीर अनंतनाग के बीजेपी पार्टी से है,
इसी तरह से दरक्षा इंद्राणी भी साहिबा बड़ी एक्टिव रही इस एरिया में। और इसके अलावा जो साउथ कश्मीर में रविंदर रैना बड़े एक्टिव रहे, हमने बाकी पोर्टल, सोशल मीडिया पर, टेलीविजन चैनलों पे उनको पाया। लेकिन ये मुकाबला जो है ये बड़ा दिलचस्प होगा और इससे अगर इंडियन अलायंस PAGD इकट्ठे जाती है, अगर अलग अलग जाती है तो बीजेपी जो है मुकाबले को और नजदीक ला सकती है। अगर तनी तनहा ये अलग अलग पार्टियां गई तो बीजेपी को शायद एज मिल सकता है। लेकिन क्या वहां पर मौजूद हिलाल शाह साहब अपनी पार्टी और या PC का अगर किसी जगह इम्पैक्ट है, वो किस तरह से उसको वो किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, मुझे लगता है कि बड़ा दिलचस्प मुकाबला जो है। और इस सीट का अनाउंसमेंट भी जब होगा, कल जब 195 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया और जब हम टेलीविजन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, हम बड़े इंतजार में थे कि साउथ कश्मीर से बीजेपी का जो उम्मीदवार होगा वो कौन होगा। और उसके बाद उस पे आने वाले वक्त में PAGD का, इंडियन अलायंस का एक होना या अलग होना तय है। रविंदर रैना हो, शहनाज साहिबा हो या कोई और लीडर हो या सर्विंग IAS ऑफिसर हो, कोई भी हो, मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। अब मुझे बताइए 370 के बाद जो है लोकसभा इलेक्शन होने हैं, थोड़े से छोटे अल्फाजों में, थोड़ा कम वक्त है। अब ये मुझे बताइए कि जो इलेक्शन होंगे, भाजपा दावा कर रही है इस बार हम सारी सीट्स ये लोकसभा के ले लेंगे। आपका क्या अंदाज़ा कह रहा है कि आपने भी बहुत टाइम कश्मीर में सहाफ़त की है, जम्मू कश्मीर में, क्या आपको लगता है कि 370 इलेक्शंस के बाद जो है, जो 370 हटाया गया उसके बाद जो इलेक्शन करवाए जा रहे हैं लोकसभा के, तो किस हद तक भाजपा अपनी लोकसभा की सीट्स ले सकती है? देखिए, भाजपा के लिए 2 सीटें जो है वो जम्मू की जो अनाउंस हुई है कैंडिडेट्स, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा साहब, वहां पे लाल सिंह का इफेक्ट देखना होगा, गुलाम नबी आजाद का इफेक्ट देखना होगा। PDP जो लीडर निकले हैं वो किस तरफ है, उनका रुख किस तरफ है वो देखना होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस से देवेंद्र सिंह राणा, सलाहिया साहब निकल गए हैं, उनका रुख किस तरफ है। और किश्तवाड़ में जो किचलू साहब का एक वक्त में एक सिक्का चल रहा था, दबदबा था, उसमें कितनी कमी आई है, उसको कितना अपडेशन की जरूरत है, ये बड़ा मामला है। लेकिन कश्मीर आते आते भाजपा, मुझे लगता है आने वाले वक्त में अगर वोटिंग परसेंटेज वो इंक्रीज कर पाया, जिस तरह से कारगिल में जो है पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के इंतखाबात के बाद उन्होंने कहा कि हमारा वोटिंग परसेंटेज इंप्रूव हुआ, मुझे लगता है कि अब की बार कश्मीर में भाजपा का जो है वोटिंग परसेंटेज बेहतर हो सकता है 35 से 370 के साये में। और जो विरोधी पार्टियां हैं उनको हराना उतना आसान भी नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे मेरे साथ सईद तजम्मुल बातचीत करने के लिए लोकसभा इलेक्शंस को लेके। जम्मू कश्मीर पे लगातार सीटों में जंग चल रही है। साउथ कश्मीर की बात की जाए, भाजपा भी बहुत कंफ्यूज लग रही है कि किस कैंडिडेट को साउथ कश्मीर से उतारा जाए जो भाजपा को सीट देगा, क्योंकि भाजपा को साउथ कश्मीर की सीट जीतना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो होम मिनिस्टर अमित शाह हैं उनका पर्सनल इंटरेस्ट है कि वो साउथ कश्मीर सीट और नॉर्थ कश्मीर सीट को जीते, और उसके लिए भाजपा नई दिल्ली में लगातार ये मीटिंग कर रही है, सोच विचार कर रही है कि किस कैंडिडेट को वहाँ से उतारा जाए। और दूसरी तरफ बात की जाए इंडिया अलायंस की, इंडिया अलायंस में भी जंग चल रही, मीटिंग्स चल रही हैं कि किस तरह से सीट शेयरिंग फॉर्मूला पे क्या ये लोग सहमत हैं। जो PDP की बात की जाए या NC की बात की जाए, जिस तरह NC कहती है कि हमें 3 सीटें हमारी अपनी हैं और 3 सीटों पे हम शेयरिंग करेंगे, उसी सब को लेके जंग चल रही है। और नई दिल्ली में मीटिंग है और मीटिंग में क्या कुछ निकल के सामने आता है वो देखने वाली बात है। अब तक हम तमाम जानकारी पहुंचाएंगे, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।